गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 36, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10। तो बेटा हमारा धातु और अधातु का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर आपको सभी वर्कशीट अच्छे से क्लियर हुई हैं या नहीं हुई। तो बेटा सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलेय है। तो बेटा कौन सा तत्व है वो हमारा कैल्शियम। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है। तो बेटा धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। एक ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक है, दैट इज ग्रेफाइट। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में लगाना है हमने। तो बेटा सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है हमारा, सिल्वर। सिल्वर से कम क्या है बेटा, कॉपर। और कॉपर से कम क्या है हमारा, एल्यूमिनियम। ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया। तो बेटा क्या नाम दिया गया, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित करती हैं। तो कौन सी धातुएं करती हैं बेटा, अधिक अभिक्रियाशील। तो क्या आने वाला है इस डैश में आपका, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम ठीक है बच्चों। 7th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन। तो बेटा अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उन पे कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु है बेटा वो, गोल्ड है आपकी, सोना। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सोना है, प्लेटिनम है। ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर गोल्ड। 9th क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 10th, किसी भी तत्व का Z क्या होता है बेटा, उसकी परमाणु संख्या 16 है और उसका विन्यास 2, 8, 6 है। तो यह 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बेटा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष में, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर है। अब इसके हम करते हैं लघु क्वेश्चंस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को पूरा कीजिए। बेटा आपको यहाँ 3 अभिक्रिया के समीकरण दिए गए हैं। हमें इनकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, यानी अभिकारक कि किस किस के बीच में अभिक्रिया हो रही है। हम इसके उत्पाद लिखेंगे। पहला Fe + H2O, यानी कि जब लोहे को जल में डुबोया जाता है तो क्या बनता है बेटा, जब भी आयरन को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, क्योंकि आयरन क्या है, धातु, और धातुएं क्या कौन सी गैस छोड़ती हैं, हाइड्रोजन। तो चलिए मैं आपको इसकी तीनों की अभिक्रिया दिखाती हूँ। तो देखिए बेटा, फर्स्ट था हमारा कि आयरन जो है वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, जल के साथ। आयरन कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है बेटा, ध्यान देंगे। आयरन हमेशा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो आखिर भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्या बना रहा है। ठीक है। Fe + H2O, तो उसने क्या बनाया, Fe3O4, और साथ में कौन सी गैस निकाली, हाइड्रोजन गैस। सेकंड है बेटा आपका कैल्शियम, जब भी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम का देखेंगे हम यहाँ पर, कैल्शियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। क्या बन रहा है यहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर से कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन। थर्ड है आपका बेटा पोटेशियम। पोटेशियम जब भी अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ करता है वो, और क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन।
तीनों अभिक्रियाएं आप नोट करेंगे अच्छे से। इनको संतुलित करना है बेटा। अगर आप दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं करेंगे अभिकारक और उत्पाद में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले आप समीकरण बनाइए, फॉर्मूलाज लिखिए और उसके बाद उसे बैलेंस या संतुलित जरूर कीजिए। ठीक है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है कि जब भी हमारी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न क्यों नहीं होती। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो क्या है बच्चों, एक प्रबल उपचायक। उपचायक का मतलब जो कि ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो बेटा जितनी भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है ये उसको क्या कर देता है, उपचायित करके वाटर में चेंज कर देता है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पर प्रभाव बताना है हमें, धातु बतानी है और अधातु। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। हथौड़े से पीटने पर धातु पर क्या असर पड़ेगा और अधातु पर क्या। तो बेटा हमने धातु और अधातु में जब अंतर किए थे तो हमने पढ़ा था धातुएं जो होती हैं वो अधात वर्धनीय होती हैं। इन्हें जब भी हथौड़े से पीटा जाता है तो ये चादर का रूप ले लेती हैं। आपने देखा होगा ना, जो कच्चे घर होते हैं, कच्चे घरों पर छतें नहीं होती तो वो एल्युमिनियम की या टिन की चादर लगवाते हैं, शेड लगवाते हैं ना। तो वो कैसे बनता है बेटा, अधात वर्धनीयता के गुण से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हथौड़े से पीटने पर धातु का क्या लिखेंगे हम, धातु चादर के रूप में फैल जाती है। और अधातु में क्या लिखना है आपने कि अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर मतलब थोड़ा सा दबाव देते ही टूट जाती है। सेकंड दिया है बेटा, बैटरी है आपके पास, बल्ब है, तार है, स्विच है, सर्किट तैयार कर लीजिए और अब आपने चेक करना है बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो बेटा अगर हम धातुएं लगाएंगे तो धातु के साथ वो बल्ब ज़रूर जलेगा, क्योंकि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक। लेकिन बेटा अधातु लगा देते हो, आप कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हो बीच में तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं। तो बेटा जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के गुण दर्शाते हैं और दोनों से ही क्रिया करते हैं उन्हें बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। 2 इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ तो क्या होगा। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आप अम्ल के साथ देखिए, बना एक लवण और साथ में जल निकला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ करता है तो क्या बना, फिर से लवण जो है सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना। जिंक की कर लेते हैं बेटा। जिंक ऑक्साइड जो है वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और जल। और जब जिंक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है बेटा तो क्या बनता है यहाँ पर, Na2ZnO2 और जल। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं पहले। कारण बताइए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। तो बेटा गर्म पानी का टैंक अगर आपने बनवाना है तो वो तांबे का ही बनता है। इस्पात क्या होता है बच्चों, स्टील का क्यों नहीं बनता। आभूषण बनाने में सोना और चांदी ही क्यों यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है। तो चलिए हम पहले इनके कारण बताओ के आंसर करते हैं। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, गर्म जल की टंकियां जो हैं वो कॉपर की, तांबे की ही क्यों बनाई जाती हैं। तो बेटा जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का सुचालक है और कॉपर ठंडे पानी से, गर्म पानी से, भाप से सभी के साथ क्रिया नहीं करता। लेकिन अगर मैं अपना गर्म पानी का टैंक स्टील का बनवाऊंगी तो बेटा स्टील जो है वो सभी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसमें पानी गर्म नहीं हो पाता। तो आप क्या रीज़न लिखेंगे यहाँ पर
क्यों स्टील का नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि स्टील गर्म पानी, ठंडे पानी और भाप सभी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जितने भी आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, आप देखोगे ज़्यादातर सोने और चांदी की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा सोना और चांदी दोनों ही कम क्रियाशील धातु हैं और इन पर कभी भी जंग नहीं लगता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था बेटा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको मिट्टी के तेल में ही क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो बेटा ये जो है बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती हैं, नमी के संपर्क में आते ही ये क्या होती हैं? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा छोड़ती हैं, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है, आग भी लग सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए बेटा इन धातुओं को किस में डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। 6th क्वेश्चन में आपको ये सारणी दी हुई है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर बताने हैं कि इसमें किसका विस्थापन कौन करेगा। तो बेटा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का विस्थापन कौन करेगा? मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है बच्चे? ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो क्या कर देगा? हमारे जिंक का विस्थापन कर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम का विस्थापन कौन करेगा? तो बेटा मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी एक अभिक्रियाशील धातु है। अगर मैं सक्रियता श्रेणी देखती हूँ तो बेटा सक्रियता श्रेणी में जो मैग्नीशियम है वो क्या है? जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब जिंक उसका विस्थापन नहीं कर पाएगा। और कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर भी उसका विस्थापन नहीं कर पाएगा। थर्ड देखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है बेटा वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो इसका मतलब जिंक जो है वो उसका विस्थापन कर देगा, मैग्नीशियम भी उसका विस्थापन कर देगा। ठीक है बेटा, ये आप सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आंसर देंगे इसका। आगे आपको बताना है बेटा सबसे अधिक आधात वर्धीय धातु। ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा आधात वर्धित है? बेटा सोना। सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक? चांदी। उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ऐसी धातु जिसे स्वतंत्र नहीं पाया जाता तो वो कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। क्यों? क्योंकि इन्हें कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है? जब एक धातु X अभिक्रिया ठंडे जल से करती है तो वो क्षारीय लवण देती है जिसका सूत्र है XOH, और गैस Z का निष्कासन करता है। यह आसानी से आग भी पकड़ लेता है। XYZ को पहचानिए और इसकी अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना 8th और 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है बेटा, एल्यूमिनियम पर जमी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत क्या काम करती है? इसे संक्षारण रोधी बनाती है। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है बच्चों? बहुत ही हल्की धातु है, आधात वर्ध्यता भी अधिक है और ये सबसे ज़्यादा भी मिलती है, इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ज़्यादातर फैक्ट्री और उद्योगों में एल्यूमिनियम क्यों यूज़ होता है? तो क्या रीज़न मिले हमें? नंबर 1, इसके ऊपर एक परत आ जाती है जो इस पर जंग नहीं लगने देती। नंबर 2, सबसे ज़्यादा मिलता है ये पृथ्वी पर। और नंबर 3, ये सबसे ज़्यादा हल्का और आधात वर्धिता है। आधात वर्धनता मतलब इसे हथौड़े से पीट पीट कर आसानी से चादर में बदला जा सकता है। 9वें क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया था कि कोई भी एक आपको धातु दे दी गई है X और उसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है XOH। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? सोडियम। सोडियम को हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की करवाई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम X बता सकते हैं, या तो वो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम, और Y जो है वो क्या होगा बेटा? जल, और Z क्या होगा? हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने XYZ बताना था। X किस धातु को लिया हमने? सोडियम और पोटेशियम में से कोई भी हो सकती है। Y किसके साथ अभिक्रिया कराई आपने? जल के साथ।
Z कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर हम। 10th क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने आपको? 10th क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, दी गई रचना को देखिए व लिखिए। तो इस रचना में देखेंगे हम कि क्या हो रहा है, 2 Na है और एक O है, यानी Na2O। तो रासायनिक सूत्र पता लग गया आपको, Na2O। क्या ये धातु है? जी ये धातु है। क्या ये ऋणायन है या धनायन? तो हमें यहाँ पर धातु कौन सी है? सोडियम, Na लिख देंगे। अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। ऋणायन कौन बना रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन। और धनायन कौन बना रहा है यहाँ पर? सोडियम। तो चलिए हम इसका आंसर भी कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या लिख लिया है उसका रासायनिक सूत्र? तो बेटा रासायनिक सूत्र क्या आया हमारे पास? Na2O। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं इसका? सबसे पहला था उसका रासायनिक सूत्र बताइए। Na2O। धातु कौन है यहाँ पर? सोडियम। और अधातु कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। धनायन कौन बनाएगा बेटा? सोडियम। और ऋणायन कौन बनाएगा हमारा? ऑक्सीजन। ये इसकी आपको संरचना दी गई है। ठीक है बच्चों, लघु क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके दीर्घ क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट में चलें, दीर्घ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, 2 परमाणु A और B से बनने वाले यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। A और B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति बताइए। A और B से बनने वाले सूत्र बताइए और MgCl2 का निर्माण बताइए। नमक हमेशा पिंगली अवस्था में ही क्यों संचालित करता है विद्युत को? नमक जो है उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? एक्वा रेजिया क्या है? अन्य विलयनों के साथ अभिक्रिया बताइए। तो चलिए अब हम करते हैं इसके दीर्घ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा उसने कहा था कि A जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि B 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी वो साझेदारी कर रहे हैं। और साझेदारी से कौन सा आबंध बनता है बेटा? आयनिक आबंध। फॉर्मूला बताना है हमें। तो फॉर्मूला कैसे पता चला हमें? A और B। A जो है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। और B ने 1। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? AB2। अब उन्होंने कहा इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो हमने फॉर्मूला दे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, क्योंकि Mg जो है उसकी संयोजकता कितनी है? 2। Cl को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 1। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाया गया है कि Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बन गया MgCl2। अगला क्वेश्चन था बेटा यहाँ पर कि नमक जो है वो हमेशा गलित का मतलब क्या होता है? अगर आप सूखा नमक ले लेंगे और उसमें से विद्युत गुजारेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी नमक को जल में घोल देती हूँ, उसका विलयन बना लेती हूँ, और जब भी बेटा जल में नमक को घोला जाता है तो उसके विलयन को क्या बोलते हैं? ब्राइन। अब इस ब्राइन में से जब भी मैं धारा प्रवाहित करूँगी तो चालन होगा। क्यों? क्योंकि जब वो विलयन बन जाता है तो धारा प्रवाहित करने पर किस में टूट जाता है? वो आयंस में। और आयन क्या करते हैं? गति, जिससे विद्युत का चालन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नमक जो है उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? तो बेटा जो नमक है, नमक एक आयनिक यौगिक है। इनके आयन के मध्य बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है और आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गुण बताने हैं हमें, धातु और अधातु में अंतर करना है। किसके आधार पर? तन्यता। तो सभी को पता है ये धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। सेकंड है आधात वर्ध्यता। धातुएं आधात वर्ध्यता दिखाती हैं, अधातुएं नहीं दिखाती। थर्ड है घनत्व। बेटा धातुओं का घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि वो ठोस रूप में पाई जाती हैं, जबकि जो अधातु है बेटा उनका घनत्व कम होता है। रूप की बात करें तो धातुएं जो हैं उनकी सतह चमकदार होती है, जैसे कि सोना, चांदी। अधातुएं जो हैं बेटा वो चमकती नहीं है, वो भद्दी होती हैं।
धातुएं जो हैं बच्चे वो विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया को बेटा रॉयल वाटर बोला जाता है। क्यों रॉयल वाटर बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर सोना, चांदी, ऐसी महंगी धातुएं जो है वो घुलना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी आपकी मदर की कोई भी आभूषण है, चेन है, पाजेब है, कोई भी अगर काली हो जाती है या उसका पॉलिश ख़राब हो जाता है तो सुनार के पास जाती हैं पॉलिश करवाने के लिए, तो सुनार उन आभूषणों को एक्वा रेजिया में डुबोता है। बेटा एक्वा रेजिया में डुबोने पर क्या हो जाता है, जो उसके ऊपर परत आ गई है आपके आभूषणों पर वो हट जाती है। तो बनता कैसे है ये एक्वा रेजिया? ये किस किस से बनता है? HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? एक्वा रेजिया। इसे अमलराज या रॉयल वाटर भी कहते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, क्या जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो बेटा जब भी जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक ZnSO4 प्लस Cu। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील था। अगर मैं लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डिप करती हूँ तो क्या होगा बेटा? आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उच्च अक्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वापस वर्कशीट पर चलते हैं अपनी। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। अब आप इनको सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। और बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो हमारी वर्कशीट 36 को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसके आंसर शेयर कीजिए और हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का सल्यूशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।